हेलो जूनियर्स, इस वीडियो में मैं अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट चैप्टर है आयुष कामी अध्याय उसका एक क्विक रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे अगर 5 से 10 मिनट में अगर ये चैप्टर रिवाइज करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी टॉपिक्स को एक रैपिड फायर टाइप जल्दी जल्दी करते जाएंगे। देखिए, पहला टॉपिक आता है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद के अवतरण में ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। बड़ाइबा, ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमार 2 भाई थे इसलिए कुमारों लिखा जाता है, अश्विनी कुमारों को ज्ञान दिया। और अश्विनी कुमार कौन थे? ये लोग देवलोक के चिकित्सक माने जाते थे कि अगर देवताओं में किसी को कोई व्याधि हो रही है तो उसकी चिकित्सा ये लोग करते थे। अश्विनी कुमारों के बाद आता है इंद्र। इंद्र ने ज्ञान दिया भारद्वाज को। भारद्वाज ने दिया आत्रेय। इसे पुनर्वसु आत्रेय भी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं आत्रेय पुनर्वसु भी लिखा रहता है। तो भारद्वाज के बाद आत्रेय के पास ज्ञान आया। फिर आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शारपाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शारपाणी। अब दूसरा टॉपिक है अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य मतलब विशेषता। अष्टांग हृदय की क्या विशेषता है? एक्चुअली में शुरू में जो चरक संहिता थी और सुश्रुत संहिता थी उसमें एक इक्वल या बोल सकते हैं परफेक्ट वेटेज नहीं था हर टॉपिक का। किसी टॉपिक को जिसकी कम रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए उस टॉपिक को कम कम बताया। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए तो आचार्य वाग्भट ने इधर उधर बिखरे जो विषय थे उनको जिस विषय का संक्षिप्त में वर्णन चाहिए था उसका संक्षिप्त में, और जिसका दीर्घ वर्णन चाहिए था उसको दीर्घ वर्णन अष्टांग हृदय में किया। हाँ जी, अब थर्ड टॉपिक आता है आयुर्वेद के 8 अंग। कौन से 8 अंग हैं? इसके लिए एक श्लोक भी है। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा व्रशान अष्टाव अंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। इसमें 8 अंग बताए गए हैं। सबसे पहला काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में मेडिसिन, जो भी हम दवाइयाँ देते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो सब काय चिकित्सा में आता है। तो काय चिकित्सा मेडिसिन हो गया। बाल रोग, बाल रोग में जो बच्चों का इलाज किया जाता है पीडियाट्रिक्स। इसके बाद आता है ग्रह। ग्रह इसको भूत विद्या भी कहा गया है, मतलब जितने भी हवन मंत्र ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब ग्रह विद्या में आती है। ठीक है, ग्रह यहाँ पे कौन से जो अपन ग्रह नक्षत्र बोलते हैं वो वाले ग्रह हैं ये। इसके बाद ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग मतलब ऊर्ध्व ऊपर, अंग मतलब पता ही अंग। ठीक है, तो शाला की या सुप्रा क्लेविकुलर डिजीजेज जो होती है, क्लेविकल के ऊपर की जो डिजीजेज हैं, ENT जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो सब ऊर्ध्वांग के अंदर आता है। फिर आता है शल्य, सर्जरी, ये सबको पता है। फिर आता है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा में अगध तंत्र भी बोलते हैं दंष्ट्रा को। इसमें टॉक्सिकोलॉजी, कोई भी अगर पॉइजन से रिलेटेड चीज हो जाती है, कोई कीड़े ने काट लिया या किसी भी टाइप का पॉइजन शरीर में चला गया तो वो दंष्ट्रा जो ब्रांच है वो उससे डील करता है। इसके बाद जरा। जरा इसे रसायन तंत्र भी बोलते हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, एजिंग साइंस। ठीक है, तो वो एजिंग साइंस को कम करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि बुढ़ापा देर से आए, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह टाइप की चीज़ें, ये सब जरा में आती हैं। इसके बाद लास्ट है वृष। इसमें वाजीकरण औषधियाँ यानी शुक्रवर्धक जो औषधियाँ होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। तो ये जो हैं ये 8 अंग हो गए। काय चिकित्सा, बाल रोग, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृष, ये सारे 8 अंग हो गए। हाँ जी, अब फोर्थ टॉपिक आता है शरीर, वय, दिन, रात्रि या आहार परिपाक काल। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका दोषों से क्या संबंध है। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपके दिख रही है टेबल, इसमें आप देखते जाइए। सबसे पहले शरीर के बारे में बताया है कि कहाँ पे वात पित्त कफ का स्थान है। ठीक है, वात का स्थान बताया गया है हृदय एवं नाभि के नीचे, इसे हम सिंपली नाभि के नीचे भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पित्त, हृदय एवं नाभि के मध्य में, और कफ का स्थान है हृदय के ऊपर। ठीक है, ये जनरली हम सबको याद होता है। वय की बात करें तो वृद्धावस्था में जनरली वात व्याधि से जो है पेन होते हैं, जितने भी पेन होते हैं शरीर में वो वात के कारण होते हैं, और वृद्धावस्था जो होती है उसमें ही ज़्यादातर हमें पेन होते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि वात जो है वो वृद्धावस्था में प्रकोपित होती है। पित्त जो है वो युवावस्था में, और कफ जो है वो बाल्यावस्था में। बच्चों को सर्दी खांसी ज़्यादा होती है तो कफ जो है वो बाल्यावस्था से उसका रिलेशन है। नेक्स्ट आता है दिन। दिन जो है अगर उसके हिसाब से देखें तो अपराह्न, मध्याह्न और पूर्वाह्न। आहन जो है वो दिन के लिए यूज होता है और अप, मध्य और पूर्व ये टाइम बताते हैं। पूर्वाह्न का मतलब है जो एकदम सुबह का समय रहता है 6 से 10 बजे का, वो कफ का समय रहता है। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो जनरली कफ ऐसा बड़ा सा लगता है, गला भारी सा लगता है, तो वो पूर्वाह्न होता है। यहाँ जो दिन का समय रहता है इसमें पित्त ज़्यादा रहता है, और जो शाम का समय रहता है उसमें वात ज़्यादा रहती है। ठीक है, अपराह्न। अब चलते हैं रात्रि पे। रात्रि जो है इसमें भी सेम रहेगा, बस आहन की जगह रात्रि लग जाएगा। पूर्व रात्रि। पूर्व रात्रि मतलब जो शाम का 6 से 10 बजे का समय है उसे पूर्व रात्रि माना गया है, उसमें कफ की अधिकता ज़्यादा होती है। इसके बाद पित्त जो है वो मध्य रात्रि में, वात जो है वो अपरात्रि मतलब 2 से 6 बजे का जो समय होता है उसमें वात की अधिकता रहती है। तो ये शरीर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया वात पित्त कफ कहाँ ज़्यादा है। वय के अकॉर्डिंग देख लिया वृद्धावस्था, युवावस्था और बाल्यावस्था। दिन और रात्रि के अकॉर्डिंग भी देख लिया। अब आहार परिपाक काल मतलब कि आहार की जो अवस्थाएं हैं, जब आहार हम खा रहे हैं उसके बाद वो किस अवस्था में किस दोष की वृद्धि है। जैसे कफ जो है, अब शुरू में जब खाना खाते हैं तो कफ बढ़ा हुआ लगता है, तो जो आदि अवस्था यानी शुरुआत है उसे आम अवस्था भी कहा गया है, जब यानी आमाशय में जो आहार जा रहा है वो कफ की वृद्धि कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद एसिड रिलीज होता है, तो मध्य जो है वो विदग्ध अवस्था है, यानी वहाँ पे पित्त की अधिकता ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है वात। वात जो है वो अंत में बढ़ती है, जो पक्व अवस्था है। इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो गैस बनती है वो खाने के बाद बनती है, जब खाना पक्वाशय में पहुंचता है। तो ये भी रिलेटेबल है कि आदि, मध्य और अंत में कफ, पित्त और वात की वृद्धि हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोषों का जठराग्नि एवं कोष्ठ पर प्रभाव। ये क्या है कि जो भी दोष अगर कुपित होते हैं तो उनका जठराग्नि या फिर कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं दोष है, इसके बाद जठराग्नि और कोष्ठ। सबसे पहले जठराग्नि की बात करें तो वात की वजह से जठराग्नि या अग्नि जो है वो विषम हो जाती है, व और व से मैच हो जाएगा, वात से विषम हो जाती है। पित्त की वजह से जो जठराग्नि है वो तीक्ष्ण हो जाती है। उसके बाद कफ की वजह से मंद हो जाती है। कफ अगर किसी भी अग्नि पर डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मंद हो जाएगी, ठीक है। तो विषम, तीक्ष्ण और मंद, ये जठराग्नि की अवस्था हो गई। नेक्स्ट आता है कोष्ठ। वात की वजह से जो कोष्ठ होता है वो क्रूर हो जाता है। यहाँ पे हम कोष्ठ से जीआईटी समझ सकते हैं। और बेसिकली ये जो कोष्ठ है ये क्रूर, मृदु, मध्यम, ये स्नेहन से रिलेट किया जाता है कि जिनमें स्नेहन बहुत मुश्किल से होता है, 6-7 दिन में होता है, उनके कोष्ठ को क्रूर बोला जाता है। जो जिनमें बहुत आसानी से हो जाता है उन्हें मृदु बोला जाता है, और जिसमें बीच का रहता है उसको मध्यम बोलते हैं। तो कोष्ठ देखें, वात की वजह से क्रूर होता है, पित्त की वजह से मृदु होता है और कफ की वजह से मध्यम होता है। तो क्रूर, मृदु, मध्यम, क्रूर, मृदु, मध्यम, ये याद रखना है। नेक्स्ट 6th टॉपिक आता है वात, पित्त, कफ के गुण। ठीक है, ये श्लोक जनरली याद होते हैं, अगर नहीं है तो श्लोक याद कर लेना, और श्लोक नहीं भी याद होते हैं तो केवल गुण कर लेना, क्योंकि ये ज्यादा नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है। बात के लिए जो अष्टांग हृदय का श्लोक है वो है तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो अनिलः। ठीक है, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, ये जो है ये वात के गुण हो गए। पित्त के गुण देख लेते हैं। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर और द्रव, ये जो है पित्त के गुण हैं। अब चलते हैं कफ के गुण पे। स्निग्ध शीतो गुरु मंदः श्लक्षणो मृत्सनः स्थिरः कफः, ये कफ के गुण हो गए। शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन और स्थिर। यहाँ पे मृत्सन का मतलब होता है विस्कस, जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है ना, उसे मृत्सन बोला गया है। ठीक है, तो ये जो है वात, पित्त, कफ के गुण हो गए। नेक्स्ट आता है संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग क्या आता है? 2 दोषों के समूह को संसर्ग बोलते हैं, 3 दोषों के समूह को सन्निपात बोलते हैं। संसर्ग के याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद? वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, ये 3 ब्रांचेज हैं। अब क्या हो सकता है? वात पित्त है, इसके 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वात की वृद्धि, पित्त का क्षय, वात का क्षय, पित्त की वृद्धि। वैसे ही वात कफ के 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सेम पित्त और कफ के लिए। तो ये 3 है, तीनों के 2-2 टाइप्स हैं। तो इस तरह से संसर्ग के जो है 6 भेद हो जाते हैं। इसके बाद आता है सन्निपात। सन्निपात के 10 भेद होते हैं। इसी तरह से उसमें क्या होगा? वात, पित्त, कफ तीनों इंक्लूड हो जाएंगे, 1 की वृद्धि, 1 का क्षय, 1 मध्यम, इस तरह से 8 हो जाते हैं। और 9वें और 10वें में तीनों की वृद्धि और तीनों का क्षय, इस तरह से ये 10 भेद हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रस। रस में 6 टाइप के रस होते हैं, ये मोस्टली सभी को याद रहते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। एक चीज याद रखनी है, अगर इसके वीर्य का ऑर्डर आ जाता है कि मतलब कौन सा रस ज्यादा स्ट्रांग है, उस ऑर्डर में अगर बताना है तो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। अगर इसके वीर्य या शक्ति के बेसिस पे पूछ रहे हैं तो कटु और तिक्त जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं इस पे। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर को स्वादु भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा चीनी या कोई भी मीठी चीज आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे शहद, मधु वगैरह लिख सकते हैं। अम्ल, ये खट्टा, इसमें नींबू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लवण, लवण जो है नमकीन जो स्वाद होता है, इसमें नमक ले सकते हैं। कटु, कटु और तिक्त में जनरली कंफ्यूजन होता है। जो कटु है वो उष्ण भी बोलते हैं उसे, या मिर्च, मतलब जो तीखा स्वाद होता है वो कटु होता है। जनरली तिक्त से तीखा रिलेट हो जाता है, पर याद रखना कटु जो है वो तीखा होता है, जैसे मिर्च। ठीक है, तिक्त जो है वो कड़वा स्वाद होता है, जैसे कि करेला, नीम, ये सब तिक्त रस होते हैं। इसके बाद आता है कषाय, यानी कि कसेला। ठीक है, इसमें जो है आंवला, जो भी चीज खाने, जैसे जामुन है, जो चीज खाने के बाद थोड़ी ऐठन सी होती है ना जीभ में, वो सब कषाय रस में आ जाते हैं। अब ये ध्यान रखना कि आंवला जो है ये अम्ल और कषाय दोनों के एग्जाम्पल्स में लिखा आ जाता है। तो आंवला जो है अम्ल का भी एग्जाम्पल है और कषाय का भी एग्जाम्पल है, पर अगर ज्यादा ही प्रिसाइजली पूछ लें तो कषाय का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि ये कौन सा रस कौन से दोष की वृद्धि करता है, जो कि 2 नंबर 1 नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये बहुत अच्छे से अपने को क्लियर रखना है कि जो ऊपर के 3 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ की वृद्धि करा रहे हैं। जो नीचे के हैं ये वात की वृद्धि करा रहे हैं। कटु, तिक्त, कषाय वात की वृद्धि करा रहे हैं। इसके बाद ये जो सेकंड नंबर से 3 है, अम्ल, लवण, कटु, ये पित्त की वृद्धि करा रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखना है इसको। और जो 3 वृद्धि करा रहे हैं उसके अलावा जो 3 है वो जो है क्षय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है वृद्धि का क्वेश्चन आए। कफ क्षय कराने वाले कौन से रस हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो कफ क्षय के ये 3 हो जाएंगे, वात क्षय के ये 3 हो जाएंगे, और पित्त क्षय के मधुर, तिक्त और कषाय हो जाएंगे। ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है त्रिविध द्रव्य। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। त्रिविध द्रव्य क्या होता है? त्रिविध द्रव्य 3 टाइप के होते हैं, नाम से बता रहा है। त्रिविध: शमन, कोपन, स्वास्थ्यतम। शमन जो किसी भी दोष का शमन कराए, कोपन जो कुपित करा दे दोषों को, ठीक है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। इसके बाद स्वास्थ्य, इसका श्लोक है शमनम, कोपनम, स्वास्थ्यतम, द्रव्यम इति त्रिधा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है वीर्य। ये एक आध नंबर में अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो वीर्य जो है वैसे 8 प्रकार के भी होते हैं, पर यहाँ पे हमें 2 ही डिस्कस करने कि 2 प्रकार के वीर्य हैं, एक हो गया उष्ण, एक हो गया शीत। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के वीर्य हो गए। इसके बाद आता है विपाक। विपाक क्या होता है? जो अवस्था पाक होता है, ये आप क्रिया शरीर में पढ़ेंगे। जब अवस्था पाक की प्रोसेस पूरी हो जाती है, मतलब डाइजेशन पूरा हो जाता है, तो एंड में जो अनुरस बनता है, एक रस बन जाता है डाइजेशन के बाद, उसके बाद उसका जो अनुरस बनता है जो कि लास्ट फॉर्म होता है, उसके बाद रस फर्दर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये क्रिया शरीर में डिटेल में पढ़ोगे आप। तो विपाक जो है वो 3 टाइप के हो गए, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, मधुर विपाक जो है इसमें मधुर और लवण रस आते हैं, मतलब कि जो भी आहार मधुर या लवण रस वाला होगा वो मधुर विपाक में कन्वर्ट होता है एंड में। अम्ल में जो है अम्ल ही रहेगा। इसके बाद कटु में कटु, तिक्त, कषाय, ये तीनों रस जो है वो एट द एंड कटु विपाक में परिवर्तित हो जाते हैं। लास्ट में आता है गुण। गुण जो है ये 20 होते हैं नंबर में, ये सभी को पता होता है। इसका जो श्लोक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति सभी पर्याय। ठीक है, इसमें श्लोक में 10 गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो श्लोक याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग से गुण याद कर लेना और इसके जो अपोजिट गुण होते हैं वो याद कर। नेक्स्ट टॉपिक आता है रोग आरोग्य के कारण। ठीक है, क्या कारण होते हैं रोग या आरोग्य के? इसमें श्लोक जो आता है वो है काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अति मात्रकः समयोगश्च विज्ञेयो रोग रोग्य कारणम। अगर ये श्लोक याद है बहुत अच्छी बात है, इसको अपन हिंदी में समझ लेते हैं। काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग रोग का कारण होता है। ठीक है, काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अति मात्रकः, काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग जो है वो रोग का कारण है। इसके अलावा समयोगश्च विज्ञेयो रोग रोग्य कारणम, मतलब कि इन तीनों का ही, काल अर्थ और कर्म का सम्यक योग अगर होता है तो वो आरोग्य का कारण है। ठीक है, तो ये रोग आरोग्य का कारण, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो उसमें ये एक्सप्लेन करना होगा हमें। इस पे एक और श्लोक है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, मतलब दोष अगर विषम अवस्था में है तो वो रोग का कारण है, अगर सम अवस्था में है तो आरोग्य का कारण है। ठीक है, आप इतना यूज कर सकते हैं श्लोक का पार्ट। इसके अलावा अगर ये पूछा जाता है कि निज आगंतुक भेद से रोग के कितने प्रकार होते हैं तो पूरा श्लोक आ जाएगा। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता निज आगंतुक विभागेन रोगाश्च द्विधा मता, मतलब निज और आगंतुक भेद से रोग के 2 भेद होते हैं। ठीक है, निज अगर शरीर के अंदर ही कोई व्याधि हो रही है तो वो निज रोग में आ जाएगी। उसके बाद आगंतुक, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस या इस टाइप से बाहर की चीजों से अगर डिजीज हो रही है तो वो आगंतुक में आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे एक एक 2-2 नंबर के कवर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला है रोगी परीक्षा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, ये बच्चे इन 2 चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी आंसर उल्टा लिखाते हैं। क्वेश्चन में रोगी परीक्षा पूछा है, हम रोग परीक्षा लिख के आ गए, रोग परीक्षा पूछा है, हम रोगी परीक्षा लिख के आ गए, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रोगी परीक्षा जो है दर्शन स्पर्शन प्रश्न है परीक्षेच्या रोगिनम। तो अब दर्शन में मतलब देख के कि रोगी आ रहा है तो लंगड़ा के चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी हाव भाव क्या है, तो वो जो भी देख के हम उसे पता लगा सकते हैं, वो देख के सारी चीजें पता लगाते हैं। इसके बाद स्पर्शन, स्पर्श करके, मतलब जैसे आजकल तो स्टेथोस्कोप है तो स्टेथोस्कोप से जो चीजें देखी जाती हैं, हम नर्व्स चेक करते हैं हाथ से पकड़ के, तो जो भी स्पर्श से चीजें चेक, तापमान चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्पर्श से चीजें चेक करते हैं वो इसमें आ जाएगी। फिर प्रश्न है, अब जो चीज दिख नहीं सकती, स्पर्श से नहीं पता चल रही, वो पूछेंगे कि भाई भूख वगैरह प्रॉपर लग रही है कि नहीं लग रही है, कितने दिन से बुखार आ रहा है, तो ये सब चीजें प्रश्न में आ जाएगी। तो ये 3 होती है रोगी परीक्षा। ध्यान रखना है, रोगी परीक्षा 3 है और रोग परीक्षा 5 है। रोगी परीक्षा 3, रोग परीक्षा 5। कौन कौन सी? रोगम, ये जो श्लोक है बुक में पूरा एक साथ करके दिया हुआ है, इसको मैंने तोड़ दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो और उसका मतलब समझ में आए। रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपशय आपति भी, इसको बुक में ऐसा लिखा है, रोगम निदान प्रागरूप लक्षणों पश्चाप्ति भी। ठीक है, तो उसको मैंने तोड़ दिया है। देखिए निदान, निदान का मतलब होता है हेतु या कारण, किस कारण से रोग हो रहा है। प्रागरूप यानी पूर्व रूप, जो उसके पूर्व जो इनिशियल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आ जाएंगे पूर्व रूप में। ठीक है, बुक के हिसाब से लिखें तो भावी व्याधि का ज्ञान कराने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। फिर आता है लक्षण। अब लक्षण को रूप भी बोलते हैं, पूर्व रूप, रूप। लक्षण क्या मतलब क्या कि जब कोई भी व्याधि प्रोमिनेंट हो गई है, कोई भी व्याधि आपको हो गई है, तो उसके जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं कि ये वाले लक्षण से ये व्याधि का पता चल रहा है, तो वो जो है वो लक्षण या रूप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है उपशय। उपशय मतलब जो भी आहार विहार या औषधि का प्रयोग किया जाता है व्याधि के बाद, वो उपशय के अंदर आता है। और लास्ट है आपति भी। आपति मतलब संप्राप्ति भी से कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि निदान के पश्चात, मतलब निदान जो हुआ था, कोई भी हेतु हमारे शरीर के अंदर आया, वहां से लेके जो भी रोग उत्पन्न हो रहा है उसके बीच में जो भी प्रोसेसेस चल रही है शरीर में, वो आपति या संप्राप्ति के अंदर आती है, जिसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये एक टॉपिक हो गया, रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा। अब आते हैं देश। देखिए देश अगर आ जाता है, देश होते हैं 2 टाइप के, देह देश, भूमि देश। अगर देश के भेद आते हैं तो देह देश, भूमि देश। अब जो भूमि देश है ये इसके फर्दर 3 टाइप होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण। एक चीज आगे लिखनी है कि जो जांगल है ये वात प्रधान होते हैं, मतलब वात प्रधान जो देश है उनको जांगल देश बोला गया है। आनूप यानी जो कफ प्रधान देश है उनको आनूप देश बोला गया है। और जो सम दोष वाले होते हैं उन्हें साधारण देश बोला गया है। तो जांगल में वात दोष, आनूप में कफ दोष और साधारण में तीनों दोष की प्रधानता होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भेषज काल। भेषज काल जो है 2 टाइप के होते हैं। काल मतलब क्या? समय। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक नित्यक हो गया जिसको क्षणिक भी बोलते हैं, और एक होता है आवस्थिक। अब नित्यक में कौन से आते हैं? सुबह, शाम, ठीक है, प्रातः काल, सायं काल, ये ऋतुओं के अनुसार जो काल होते हैं ये सब आते हैं नित्यक या क्षण आदि में।
और आवस्थिक। आवस्थिक कौन सी, जो शरीर की अवस्था होती है, जैसे आम अवस्था, पक्व अवस्था कि भोजन अंदर गया तो वो पहले स्टमक में गया, ठीक है, आमाशय में गया तो आम अवस्था हो गई, जब पक्वाशय में जाएगा तो पक्वावस्था हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो जाती है काल। इसके बाद आती है औषधि। औषधि और द्रव्य में ध्यान रखना, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। औषधि दो ही टाइप की होती है, शोधन और शमन। शोधनम शमनम चेति समास औषधम द्विधा, ठीक है, ये इसका श्लोक होता है। तो शमन और शोधन ये दो ही टाइप की औषध होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है परम औषध, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परम औषध, कि वात पित्त कफ की जो है परम औषध क्या है, ठीक। अब इसमें देखना है, सबसे पहले दो टाइप से होता है ये, शारीरिक और मानसिक दोष, ठीक है। अब शारीरिक दोष की परम औषध क्या है, उसमें भी अपने दो टाइप हो गए, शमन और शोधन। तो वात पित्त कफ के देखें पहले। शमन के जो परम औषधि है, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु, ये परम औषधि मानी जाती है, ठीक है। फिर शोधन पे है, तो शोधन में वात के लिए वस्ती, वात और व दोनों मैच हो जाते हैं। तो वात के लिए वस्ती, पित्त के लिए विरेचन, ठीक है। ये सबको पता होता है लगभग कि पित्त के लिए जो है विरेचन परम औषध है, और कफ के लिए वमन, ठीक है। कफ जो है वो ऊपर रहता है, ठीक है, ऊर्ध्व शरीर में उसका स्थान माना गया है, तो वमन कराने में आसान रहेगा। और जो पित्त है वो अधो शरीर में रहता है, इसलिए उसका विरेचन कराने में आसान रहेगा शोधन। तो ये हो गया। इसके बाद मानसिक दोष जो होते हैं, अगर मानसिक दोष की अपने को औषधि लिखनी है तो धी, धृति और स्मृति, ठीक है। अब इसमें क्या, धी का मतलब होता है बुद्धि, धृति मतलब धैर्य, इसके बाद स्मृति मतलब ज्ञान या कोई भी चीज को रिवाइज करते रहना, पढ़ना वगैरह, उसमें आ जाएगा। तो धी, धृति, स्मृति जो है ये मानसिक औषधि हो गई। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चिकित्सा के 16 अंग, ठीक है। ये लगभग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो, ठीक है। इसमें फटाक से देखते हैं, 4 ये मेन अंग है और इनके 4-4 पार्ट है, तो इस तरह से 4 × 4 16 अंग हो जाते हैं। सबसे पहले वैद्य देखें, दक्ष, ये भी जो है बुक में इस श्लोक को एक साथ पूरा लिखा हुआ है, इसको मैंने तोड़ दिया यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ में आए। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दष्ट कर्मा शुचि भिषक, ठीक है। ये भिषक के 4 गुण है, दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दष्ट कर्मा, शुचि। दक्ष मतलब स्किलफुल या चतुर हो, ठीक है। नेक्स्ट तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, मतलब कि अपने गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया हो, ठीक है। ये तीर्थार्थ शास्त्र, तो शास्त्रों का ज्ञान गुरु से प्राप्त किया हो। दृष्ट कर्मा मतलब कि उसने बहुत सारे कर्म जो है देखे हो, एक्सपीरियंस उसका बहुत ज्यादा, उसने कई सारे रोगियों का ट्रीटमेंट ऑलरेडी किया हो, ठीक है। तो ये आ जाता है दृष्ट कर्मा में। फिर आता है शुचि। शुचि मतलब पवित्र, ठीक है। पवित्र कैसे, तन से भी और मन से भी, मतलब ऐसे भी हाइजीनिक होना चाहिए वो, और मन से भी किसी भी रोगी को अगर वो चेक कर रहा है तो उसके मन में कोई गलत थॉट नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो शुचि में ये दोनों क्राइटेरिया आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, औषध। औषध में बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, ये औषध के 4 गुण है, ठीक है। सबसे पहला कल्प। कल्प का मतलब होता है कि किस किस फॉर्म में वो चीज मिल सकती है। तो बहुकल्प मतलब बहुत सारे कल्प हो उसके। आयुर्वेद की भाषा में बोले तो वटी हो गई, ठीक है, गोली को वटी बोलते हैं, चूर्ण हो गए, कल्प हो गए, ये सारी चीजें। फिर बहुगुण, बहुत सारे गुण होने चाहिए उसमें। गुण कौन से, जो लघु रोग शीत ये सब गुण होते हैं, तो जो भी व्याधि ठीक करनी है उसके लिए उसके अगेंस्ट में बहुत सारे गुण होने चाहिए उसमें। फिर संपन्नम मतलब रस गुण वीर्य विपाक आदि से संपन्न हो, मतलब जो भी चीजें उसमें है वो उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ हो, वो संपन्न हो कोई भी रोग को मिटाने के लिए। फिर आता है योग्यम। योग्यम मतलब इसमें 2 चीज आ जाएंगी, एक तो व्याधि के लिए वो औषधि योग्य हो, और दूसरा कि उस रोगी के लिए योग्य हो, कि देश काल दोष ऋतु इन सब का ध्यान रखते हुए उसे कोई हार्म ना करे, वो उसके रोग को ठीक करे, ठीक है। तो रोगी के बलाबल अनुसार वो योग्य होनी चाहिए। तो बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम, ये औषध के 4 हो गए। फिर आता है रोगी। आड्यो, रोगी, भिषक, वश्यो, ज्ञापक, सत्वानपि, ठीक है। ये रोगी के गुण हो गए, आड्यो, भिषक, वश्यो, ज्ञापक और सत्वानपि। आड्यो, आड्यो मतलब होता है धनवान हो, मतलब कि जो भी जिस वैद्य के पास वो जा रहा है उसकी फीस वगैरह वो पे करने में सक्षम हो। अब नेक्स्ट चीज आती है भिषक वश्यो। भिषक वश्यो मतलब कि भिषक यानी कि जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, उसको भिषक बोलते हैं। तो भिषक के वश में होना चाहिए, मतलब कि जो भी उसको चीजें डॉक्टर ने बोली है करने को, क्या तुम्हें ऐसा करना है, ये चीज नहीं खाना है, ये चीज खाना है, ये रूटीन फॉलो करना है, तो जो चीज वो बोल रहा है उसको वो फॉलो करे, भिषक के वश में हो। फिर ज्ञापक मतलब कि जो वैद्य है उसको वो अपनी व्याधि बताने में, जो भी रोग उसको हो रहा है वो प्रॉपरली बता पाए वैद्य को। कई लोग होते हैं जो बता ही नहीं पाते कि उनको एक्चुअली हो क्या रहा है, तो वो बताने में सक्षम हो, उसको बोलेंगे ज्ञापक। नेक्स्ट है सत्वानपि। सत्वानपि मतलब रोग और औषध के क्लेश को सहने में समर्थ हो, मतलब कि जो भी उसको रोग है उसके ऊपर हमने उसको मेडिसिन दी तो अंदर बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही है उसको वो सहन कर पाए। नेक्स्ट आता है परिचारक। परिचारक में अनुरक्ता, शुचि, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारक। ये अनुरक्ता, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान, ये इसके गुण हो गए। अब देखो इसमें शुचि तो सेम है जैसा इसमें था, दक्ष मतलब वो भी सेम हो गया कि स्किलफुल हो, परिचारक मतलब एक तरीके से कंपाउंडर अपन रिलेट कर सकते हैं। तो जो भी उसके काम होते हैं, नर्स वगैरह जो होती है, उनके जो काम होते हैं उसमें उनकी स्किल होनी चाहिए। तो दक्ष सेम हो गया। शुचि मतलब वो भी पवित्र होने चाहिए, तन और मन दोनों से। इसके बाद 2 अलग आ रहे हैं बस, अनुरक्ता और बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान होना चाहिए, इसके बाद अनुरक्ता, ठीक है। अनुरक्ता मतलब अफेक्शन होना चाहिए उसको पेशेंट के साथ, मतलब कि उसके प्रति वो दयालु होना चाहिए, ठीक है। सहानुभूति होनी चाहिए मन में। कुछ आपने देखे होंगे कंपाउंडर नर्स वगैरह रहते हैं, उसे डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, रफ तरीके से बात करते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अनुरक्ता मतलब कि रोगी के प्रति सहानुभूति हो। तो ये थे चिकित्सा के 16 अंग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अब देखिए, अब आता है रोग के भेद। रोग के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है पूरा क्वेश्चन, इसमें से कोई सा भी पार्ट 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो उसने केवल सुख साध्य ही पूछ लिया 5 नंबर में, या फिर सुख साध्य कृच्छ साध्य दोनों मिला के साध्य रोग पूछ लिया 5 नंबर में, या फिर रोग के भेद ही पूछ लिया 5 नंबर में। तो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो श्लोक याद करने हैं, नहीं हो पाते तो फिर हिंदी में कर लेना, ठीक है। अब रोग जो है 2 टाइप के हैं, साध्य और असाध्य रोग, ठीक है। जो साध्य रोग हैं वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। इसका अगर हम श्लोक देखें, साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तो तू पुनर्द्विधा, मतलब साध्य असाध्य भेद से व्याधि के 2 भेद होते हैं। तो तू पुनर्द्विधा मतलब उनके भी फर्दर 2-2 भेद होते हैं, ठीक है। तो साध्य साध्य से 2 भेद हो गए, फर्दर 2-2 भेद हो गए। नेक्स्ट लाइन आती है, सुसाध्य कृच्छ साध्य याप्यो यश्चानुक्रम, ठीक है। मतलब साध्य के कौन से 2 भेद हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। फिर असाध्य के कौन से 2 भेद हैं, याप्य और अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम को याद रखना प्रत्याख्येय रोग भी बोलते हैं। अब आते हैं इनके फर्दर डिस्क्रिप्शन पे कि भाई सुख साध्य रोग कौन से होंगे। तो यहाँ पे श्लोक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, मैं उसका मतलब समझा देता हूँ। सर्व औषध देहे यूनः पुंसो जितात्मनः, मतलब सभी प्रकार की औषधियों को सहन करने में समर्थ हो। यूनः मतलब युवा हो, पुंसो मतलब पुरुष हो, स्त्री ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कैंडल मार्च निकालने मत चले जाना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो श्लोक का मतलब है ये। तो लड़कियां बोले स्त्री क्यों नहीं हो, स्त्री क्यों बीमार नहीं हो सकती, ठीक है, श्लोक में लिखा है ऐसा। नेक्स्ट है जितात्मना, मतलब कि उसकी जो इंद्रियां हैं वो किसी विषय में लगी ना हो, मतलब किसी भी चीज से वो आसक्त ना हो। आसक्त का मतलब कि जैसे बीमार है तो वो फ्री माइंड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका ध्यान कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए, वो चीजों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का मतलब। नेक्स्ट आता है अमर्मगो अल्प हेतु अग्ररूप रूपो अनुपद्रवः, ठीक है। अमर्मगो मतलब कि मर्म पे ना हो, जितने भी मर्म है बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल पॉइंट्स हैं, उन पे रोग ना हो। अल्प हेतु अग्ररूप रूपो अनुपद्रवः मतलब कि अल्प हेतु, हेतु यानी अपन ने जो निदान पढ़ा था। अग्ररूप रूप मतलब पूर्व रूप और रूप, या पूर्व रूप और लक्षण। तो जो 3 चीजें हैं, निदान, पूर्व रूप और लक्षण, अल्प हो, ठीक। अतुल्य दूष्य देश ऋतु मतलब कि जो दूष्य देश ऋतु, इन सब के अकॉर्डिंग जो है व्याधि ना हो। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अगर कफ से रिलेटेड कोई व्याधि हो रही है, ठीक, और ऋतु और काल के अनुसार भी कफ जो है बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी व्याधि है हमें कफ की, ऊपर से देश और काल के अनुसार भी कफ ज्यादा हो रहा है, तो वो जो है ज्यादा दिक्कत दे जाएगा। फिर पाद संपत्ति, जो चिकित्सा की 4 पाद पढ़े थे अपन ने, वैद्य, परिचारक, औषधि और रोगी, ये 4 पाद जो है, पाद संपत्ति मतलब अपने अपने गुणों, जो उनके गुण है उसमें संपन्न हो। नेक्स्ट लाइन है ग्रहेशु अनुगुणेशु एक दोष मार्ग नवः सुख। ग्रहेशु अनुगुणेशु मतलब कि जो ग्रह हैं, जो अपने ग्रह नक्षत्र वगैरह रहते हैं, ये जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे हो, ठीक। एक दोष मार्ग मतलब किसी एक मार्ग से, कोष्ठ से या शाखाओं से किसी एक मार्ग से आए हो। और नवः, नवः मतलब कि नए हो, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो गया रोग। सुख मतलब सुख साध्य रोग के लक्षण है। जितना भी श्लोक था ये मैंने अभी समझाया पूरा, ये सुख साध्य रोग के लक्षण है। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, कृच्छ साध्य। शस्त्र आदि साधन कृच्छः शंकरे च ततो गधः। अब इसका मतलब क्या हो गया, शस्त्र आदि साधन मतलब शस्त्र आदि, आदि से यहाँ पे बताया गया जैसे शार कर्म, अग्नि कर्म, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो वो शार, अग्नि कर्म, शस्त्र, शार, अग्नि, ये सब जो है ये थोड़े जैसे सर्जरी वगैरह है, तो ये थोड़ा सा मतलब बॉडी को तकलीफ देने वाली चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए इसको कृच्छ उसमें रखा है कैटेगरी में। तो शस्त्र आदि साधन यानी जो शस्त्र आदि साधन से ठीक हो, कृच्छ वो कृच्छ रोग है। शंकरे च ततो गदा, ठीक है। शंकर, ये शंकरे लिखा है, शंकर, शंकर वर्ड का मतलब होता है मिला जुला, ठीक है, मिक्सचर। तो शंकरे च ततो गदा मतलब कि जो पहले अपन ने सुख साध्य रोग के लक्षण देखे थे वो इसमें मिले जुले हों, ठीक है। तो ये हो गया कृच्छ साध्य रोग। नेक्स्ट आता है असाध्य। अब असाध्य में याप्य और अनुक्रम। अब याप्य रोग का श्लोक देख लेते हैं। शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य अभ्यासाद विपर्यये। शेषत्वाद आयुषो याप्य मतलब शेषत्वाद आयुष मतलब उसकी जो आयु है वो शेष है, अभी उसके मरने का समय नहीं आया है। शेषत्वाद आयुषो याप्य मतलब याप्य रोग। पथ्य अभ्यासात विपर्यये, पथ्य के सेवन से, अभ्यास से। पथ्य अभ्यासात मतलब पथ्य के जो भी उस व्याधि में उसको चीजें लेनी चाहिए, जो मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए, पथ्य के अभ्यास से दो विपर्यये मतलब कि जो पुराने लक्षण हमने देखे कि जो इनके सुख साध्य और कृच्छ साध्य के लक्षण थे, उसके विपरीत लक्षण होने के बाद भी वो रोग शांत हो जाते हैं। मतलब कि पूरे इसका मतलब अगर देखें तो याप्य रोग में आयु के शेष रहने के कारण पथ्य के सेवन से विपरीत लक्षण होने के बाद भी याप्य रोग जो है वो शांत हो जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आता है अनुक्रम या प्रत्याख्येय रोग। अनुक्रम एवं स्था स्थितो मतलब अनुक्रम जो रोग हैं इनमें एवं स्था स्थितो मतलब जो पहले अपन ने व्याधियां पढ़ी हैं उसके अत्यंत विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। स्था स्थितो अत्यंत विपर्ययेन मतलब अत्यंत विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। औत्सुक्य मोह अर्थी कृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशतः, ठीक है, ये इसके कुछ मुख्य लक्षण बताए हैं। औत्सुक्य, ठीक है, उत्सुकता सबको पता होता है कि उत्सुकता बहुत ज्यादा है किसी भी चीज के लिए तो वो एंजाइटी होगी, उससे वो हानिकारक है। मोह पता ही सबको, मोह अज्ञान या फिर संज्ञा नाश बोल सकते हैं, चक्कर आना बोल सकते हैं।
ठीक है। अर्ति, अर्ति मतलब बेचैनी होना, ठीक है। इसके बाद आता है दृष्ट अरिष्टो। अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु के जैसे लक्षण, और दृष्ट अरिष्टो मतलब मृत्यु के समान लक्षण दिखने लगे, कि अब डॉक्टर बोल देता है ना कि अब आप घर ले जाइए, तो वो दृष्ट अरिष्टो मतलब अरिष्ट के समान लक्षण दिखने लगे। अक्षनाशतः, अक्षनाशतः यहाँ पे आंखों के नाश से मतलब नहीं है, अक्ष मतलब जो है ये इंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अक्ष, ठीक है। तो इंद्रियों का नाश हो जाना, सभी इंद्रियों का नाश हो जाना, ये सारे मिला के जो है अनुक्रम और या प्रत्याख्य रोग के लक्षण हो गए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अचिकित्सीय रोगी। इसको जनरली लास्ट में आता है, इसलिए सब छोड़ देते हैं, पर छोड़ना नहीं है। अगर मान लो 2 नंबर में भी पूछ लिया गया तो बहुत सिंपल है, अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा होगा तो पूरे 2 नंबर का आप सीधे छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो इसको जरूर से पढ़ के जाना है। क्या है अचिकित्सीय रोगी, मतलब कि किन रोगियों की चिकित्सा हमें करनी नहीं है। तो देखो, भिषक प्लस राजा से द्वेष रखने वाले, मतलब भिषक और राजा जो उस समय पे राजा होते थे, तो भिषक और राजा से जो द्वेष रखे उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। शत्रु की चिकित्सा नहीं करनी है। हीन साधन युक्त, मतलब कि जो भी चिकित्सा में साधन की जरूरत पड़ेगी उसको, वो साधन ही नहीं है उसके पास, तो हीन साधन युक्त की नहीं करनी है। पर जिसका चित्त या मन स्थिर ना हो, ठीक है, मन ही स्थिर नहीं, क्योंकि मन जो है बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न करता है। अगर मन स्थिर नहीं है तो बहुत सारी व्याधियां ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। वैद्य की आज्ञा ना माने, कि वैद्य कुछ बोल रहा है उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, तो उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी है। आयु शेष ना हो, मतलब जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, ठीक है, उसकी आयु वैसे ही नहीं बची हुई है, तो उसकी चिकित्सा भी नहीं करनी है। उससे नुकसान क्या है कि उसकी चिकित्सा करने से अगर मान लो डेथ हो जाती है तो वो वैद्य का नाम उससे खराब होगा कि ये मतलब बचा नहीं पाया, जबकि उसकी आयु तो वैसे ही शेष नहीं थी। जो बोल देते हैं ना कि आप घर ले जाइए पेशेंट को, क्योंकि अब पता है कि वो मरने वाला है, ठीक है। तो आयु जो है वो शेष ना हो। इसके बाद अभिमानी की नहीं करनी है। फिर शोकग्रस्त, बहुत ज्यादा शोक में ग्रस्त है, उसकी नहीं करनी है, ठीक है। अब ये जो है कुछ चीजें इसमें ऐसी लग सकती हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता है, पर वो लिखी हुई है शास्त्र में, इसलिए अपन उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें से कुछ भी अपने मन से। नेक्स्ट है डरपोक, बहुत ज्यादा डरपोक की नहीं करनी है। उपकार न मानने वाले, ठीक है, इनकी चिकित्सा नहीं करनी है। खुद को वैद्य मानते हो, मतलब कि जो वैद्य ना हो लेकिन खुद को वैद्य मानते हो, बहुत ज्यादा खुद को डॉक्टर समझ रहे हैं, तो उनकी चिकित्सा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारे हो गए अचिकित्सीय रोगी। तो ये था आपका होलसेल पूरा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, और अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं ऐसे आगे भी चैप्टर्स डालते रहूंगा, ठीक है। अब जल्दी से जाओ, मेहनत करो। रुको 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 रुको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम सब्सक्राइब तो करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।